कि 15 अगस्त 1947 के पहले देश गुलाम था, लेकिन लोग अपनी चेतना में आज़ाद थे। 15 अगस्त 1947 के पहले देश गुलाम था, लेकिन वहाँ रहने वाले हमारे पुरखे आज़ाद थे। और 15 अगस्त 1947 के बाद देश तो टेक्निकली आज़ाद हो गया, लेकिन लोग एक्चुअली गुलाम हो गए। जब अन्याय होता है तो चुप रहते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा एडवांस लोग हैं कि शिखर पुरुष और चेतना पुरुष वो हमारे पुरखे थे, जिन्होंने कहा हमें गुलामी मंजूर नहीं, जिन्होंने कहा हमें। कृष्ण बिहारी मिश्र अध्ययन मंडल की तरफ से ये तीसरी गोष्ठी है, विचार गोष्ठी। हम लोगों ने बड़े छोटे स्तर पर ही इसे आरंभ किया, लेकिन आज 40 दिन हुए। 40 दिन में हम लोगों ने 3 विचार गोष्ठियों का आयोजन किया। आज हमारे बीच एक ऐसे विद्वान उपस्थित हैं जिनको आप लोग सभी लोग जानते हैं और बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत सारे लोग तो ये जानते हैं कि ये भारतीय भाषा परिषद के निदेशक रह चुके हैं, लेकिन इन्होंने जितने दिनों तक वहां पर रह करके काम किया, अपनी एक छाप छोड़ी। इतना ही इनका परिचय नहीं। गांव से, फैजाबाद के गांव से चला एक छोटा सा लड़का जब महानगर में आता है, उसे अंग्रेजी नहीं आती, उसे बांग्ला नहीं आती, और ABCD उसे घर में सिखाया जाता है। आर्य समाज के एक स्कूल में एडमिशन कराया जाता है। 6वीं से इन्होंने अंग्रेजी सीखी, ABCD सीखी। लेकिन यहाँ पर 2-4 बातें कहना इसलिए आवश्यक है कि कृष्ण बिहारी मिश्र अध्ययन मंडल जो हम लोगों ने बनाया है, उनके अपने प्रिय लोग उससे स्वेच्छा जुड़े हैं, जो उन्हें बहुत ज़्यादा मने चाहते थे, प्यार करते थे। तो हमने आप मंडल की तरफ से आपसे आग्रह किया कर कि आप हमारे घर आएंगे तो क्या होगा। जिससे मिलने आते थे वो तो अब रहे नहीं, उनका जो परिवार है उससे मिलिए। इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आऊँगा और तुम लोगों से बातें करूँगा। यहाँ से चल करके जब कलकत्ता विद्यासागर कॉलेज में ये पढ़ते थे, पढ़ने के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय में गए। इन्होंने कृष्ण बिहारी मिश्र को अपना अग्रज तुल्य समझा और इन्होंने लिखा भी है कि वो मेरे मार्गदर्शक बने थे उस समय। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको कलकत्ता छोड़ करके कहीं जाना है। पता है कहाँ जाना है? तो इन्होंने कहा कि वहाँ जाना है। उस समय एक बहुत बड़े आलोचक जो आज भी हैं, जिनका लोग नाम बहुत कम लेते हैं, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, जिनके नाम की तूती बोलती थी, जिन्होंने प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी, इन लोगों को एक तरह से कहिए कि स्टैब्लिश किया। यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल ने उनको खारिज किया था। उस गुरु के पास ये गए। वहां से जो एक यात्रा इनकी शुरू होती है, वो जिसको इतना बड़ा गुरु मिल जाए, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जैसा। अब वो सोच लीजिए कि उसे तो सब मिल गया। फिर उसके बाद इन्होंने अपनी थीसिस जो पूरी की वो प्रसाद, निराला, पंत पर ही केंद्रित थी। बेहतरी नाम से वो प्रकाशित भी हो चुकी है पुस्तक बहुत पहले। उसके बाद इन्होंने काम करना शुरू किया। ये बहुत कुछ प्रगतिशील विचारधारा के हैं। जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी जाना, समझा, सब आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के सानिध्य में रह करके इन्होंने समझा। और उसके बाद इन्होंने जो काम किया अपने गुरु के प्रति, गुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए जो आवश्यक होता है, वो काम इन्होंने पूरा किया। नंद दुलारे वाजपेयी ग्रंथावली निकाली, बड़ी मेहनत की। आप तो देखते हैं कि 1.5 हड्डी के आदमी हैं ये, लेकिन
उसके बाद भी इन्होंने बहुत काम किया। इधर इन्होंने प्रसाद पर भी बहुत सारा काम किया। और जब 75 वर्ष के हुए कृष्ण बिहारी मिश्र, तब हमारे जो अभिभावक हैं, अर्थात जिनके निर्देशन में हम लोग काम कर रहे हैं, प्रमोद शाह जी, उन्होंने इनसे अनुरोध किया कि 75 के कृष्ण बिहारी जी हो रहे हैं, हम लोगों की इच्छा है कि आप उन पर जो पुस्तक निकले उसका संपादन करें। उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और गांव की कलम नाम से वो पुस्तक निकली। आप लोगों ने वो पुस्तक देखी भी होगी, पढ़ी भी होगी। ऐसा काम वो है कि अगर किसी को कृष्ण बिहारी मिश्र पर शोध करना पड़े या रिसर्च करना पड़े तो केवल वो पुस्तक केवल पर्याप्त है, और उनके निबंधों को कुछ पढ़ ले और उनके थीसिस को पढ़ ले तो उतने पर ही काम हो जाएगा। बड़ा सरल बना दिया काम को, और उस काम को इतना बड़ा काम करने के बाद प्रसाद साहित्य के अध्येता तो है ही है, प्रसाद पर इन्होंने इधर बहुत काम किया है। तो आज आपको हम लोग यहाँ पा करके बहुत ज्यादा मने खुश हैं, प्रसन्न हैं। लग रहा है कि एक छोटा भाई अपने बड़े भाई को श्रद्धांजलि देने वहाँ भोपाल से कलकत्ता है। कलकत्ता हालांकि इनका अपना घर है, लेकिन फिर भी ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। मैं, हमारा जो मंडल है, वो हमारे यहाँ के जो प्रभारी हैं रत्नू जी, उनके प्रति आभारी हैं। ये बार बार हम लोगों को, हम लोग कुछ भी कहते हैं तो वो तुरंत मान लेते हैं और करते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वे स्वागत करें और उसके बाद हम लोग कार्यक्रम शुरू करें। बड़े परम सौभाग्य का विषय है कि आज फिर हमारा ये प्रांगण पवित्र हुआ है। साथियों, कृष्ण बिहारी मिश्र जी के चरण भी यहाँ पर पड़े और उनको, उस हस्ती को यहाँ पर लाने में जिस शख्सियत ने हमें ये परम सौभाग्य प्रदान किया था, मैं सर्वप्रथम भाई प्रमोद शाह जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जिनका अंतिम प्रोग्राम आज मैं समझता हूँ, जो यहाँ पर अभिनंदन, उनका सम्मान समारोह था, वो अंतिम था और मैं उस लाभ से लाभान्वित हुआ हूँ। राजस्थान सरकार की तरफ से बहुत ही कृतज्ञ हूँ भाई प्रमोद शाह जी का, और बहुत कृतज्ञ हूँ भाई कमलेश मिश्र जी का, जिन्होंने कृष्ण बिहारी मिश्र अध्ययन मंडल की जो श्रृंखला है उसको आयोजित करने के लिए इस जगह को चुना। आपने फरमाया कमलेश बाबू ने कि इनका बड़ा सहयोग है, नहीं, एक श्लोक में कहा गया है कि निमित्त मात्रम भव शब्द साचे। मैं तो एक निमित्त हूँ, करने वाला परमात्मा है, वो ऐसी ऐसी डिग्निटी को भेजती है। उसी श्रृंखला में आज जब डॉक्टर विजय बहादुर सिंह साहब यहाँ पर पधारे हैं, इनके आगमन से पूर्व मेरे परम मित्र भास्कर समूह के चीफ बिजनेस हेड आशुतोष मिश्र जी का कल मेरे पास में फोन आया कि गुलाब जी, मेरे बहुत श्रद्धा रही है मेरी विजय बहादुर सिंह साहब के प्रति। मैंने कहा हाँ, कल यहाँ पर हमारे प्रांगण में पधार रहे हैं। मैं साथियों ज़्यादा समय नहीं लेकर भाई प्रमोद शाह जी की तरफ से, अध्ययन मंडल की तरफ से, कमलेश बाबू की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और कहना चाहूँगा कि आज फिर एक डिग्निटी यहाँ पर पधारी है और उनके लिए कहना चाहूँगा, डिंगल का एक दुआ है। मैं थोड़ा सा हिंदी से हट के राजस्थानी का एक डिंगल भाषा का दोहे को मैं यहाँ पर रखूँगा विजय बहादुर सिंह साहब के सम्मान में। कहा गया है कि हेर सुजस जग हालिया काटन कष्ट करूर, मंडिया रेसी भूमत है जारा खोज जरूर। ऐसी शख्सियतों के कदम इस भूमंडल पर सदैव एक प्रेरणा के रूप में रहेंगे, ये हमारा सौभाग्य है। मैं राजस्थान सरकार की तरफ से इस केंद्र का सहायक निदेशक होने के नाते आप सभी प्रबुद्ध विद्वानों का
हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आपका पुनः स्वागत अभिनंदन। खमागणी राम राम साहब। अब ओ धन्यवाद रत्न जी। ये हमारा प्रमुख सौभाग्य है कि आज ऐसे विद्वान कलकत्ता आए हैं। दरअसल इनकी कविताएं, इनका गद्य जब ये नया कुछ लिखते हैं, लिखा हुआ है तो पूरे भारत के हिंदी जगत की नज़र रहती है कि आप क्या कह रहे हैं। कई बार मैं फेसबुक पर इसे पढ़ता हूँ तो कोई पढ़ के तिमला भी सकता है क्या लिख रहे हैं। इनको पचाना आसान नहीं है। तो खुले दिमाग से, खुले मन से कोई पढ़े तब उनकी बातों के तह तक पहुँच पाएगा। और कोई यदि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जाएगा तो उसको परेशानी हो सकती है। तो मैंने जब 3 वॉल्यूम तैयार किए थे किताब के थॉट्स ऑन रिलीजियस पॉलिटिक्स इन इंडिया 1857 से जो अर्थ का काम था, तो किस तरह तो उसमें इनका भी एक लगे रोटी और कमल को लेकर इनका लेख था। बड़ा अच्छा लगे किस तरह 1857 के किया गया रोटी कमल। तो वागर्थ मैगजीन जरा भारतीय भाषा पसंद थे निदेशक, तो वागर्थ पत्रिका को एक नए आयाम दिए थे। प्राय वागर्थ है या वो एक भारतीय विराट पत्रिका, वो सब उनको बहुत ज़्यादा वो साहित्यिक कर देते हैं। जो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी होता है, उपन्यास, कहानी, नाटक उनके तो काम की है, पर एक आम साहित्य का व्यक्ति है ना, वो उसको इतना आनंद नहीं ले पाते। कादम्बरी वगैरह नवनीत है, इसको हर कोई पाठक हिंदी कर सकता है। तो इन्होंने वागर्थ को इस तरह प्रस्तुत किया था कि जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी वो भी पढ़ सकते थे, और जो साहित्य में रुचि रखते विद्यार्थी नहीं है वो भी पढ़ सकते थे। एक नया रंग दिया था वागर्थ को। और ये हमारा उतना उनका संजय प्राप्त हुआ। लेकिन आज आप जब आए हैं तो फिर सोचा कि इस तरह की बात चर्चा की जाए, इससे ऐसी बातें सुनी जाए जो आज बड़ी प्रासंगिक है। भारतीयता को आज नए तरीके से उस पर भारतीयता पर चर्चा की आवश्यकता है। हर वक्त का एक चर्चा, इस दौर में जो चर्चा है, चाहे राजनीति को, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, साहित्य को, भारतीयता पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और होनी चाहिए। अब तक चर्चा हुई नहीं थी। भारतीयता में बहुत गहराई है, सही भारतीयता क्या है, भारतीय के पहलू क्या है, तो भारतीयता के बारे में चर्चा दबा दी गई थी दरअसल। तो न तो वो भारतीय सांप्रदायिक है, न भारतीय धर्मनिरपेक्षता है, भारतीयता भारतीयता है। तो उसको सही रंग में कैसे समझा जाए। बड़े शायरों ने मादरे हिंद करके फिराक साहब की बहुत रुबाइयाँ हुआ। इन रागों का राज कोई पूछे हमसे, आकाश खनकते तालो समसे, मिट्टी तेरी है हिंद है नरमाई हुई, नरमी क्यों हिंद में, मिट्टी तेरी हिंद है नरमाई हुई, सीता और शकुंतला के अश्क गम से। यह भारतीयता है। ऐ गंगो जमन की गुनगुनाती लहरों, देते सुनाई तुम्हें वेदों की ऋचाएं, ये भारतीयता है। फिराक साहब ने इस तरह मादरे हिंदी बहुत रुबाइयाँ गई फिराक साहब। रूप की रुबाई में भारत को बड़ा अलग से प्रस्तुत किया है। तो ये नहीं कहा कि चीन की टांग तो जो पाकिस्तानी की आँख खोल दो, इस तरह की बातें नहीं की थी उन्होंने। तो भारतीयता की गहराई तक तो इस तरह हिंदी में बहुत से कवि, बड़े अच्छे कवि हुए हैं, लेकिन जैसे कि प्रसाद जी का अपने एक अलग स्थान आज भी है। आज उनको गुजरी हुई मेरे ख्याल से 85 साल के हो गए होंगे, 85-90 साल। आज उनकी प्रासंगिकता मेरे ख्याल से और बढ़ गई है। हम जब स्टूडेंट थे 65 में 10th क्लास के तो पढ़ा करते थे, हिमादि तुंग शंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुद्र पुकार। और इस गीत को, इस कविता को टीवी सीरियल चाणक्य में लिया गया था और विद्रोह के रूप में इसको बार बार इसको बुलाते हैं। बड़ा अच्छा फिल्म आया था इसको।
अब कमायनी की बात करें तो कमायनी तो अपना पूरी मतलब उनके प्रसाद जी के हम तो हमारा अध्ययन उतना जितना छात्र का अध्ययन होता है हायर सेकेंडरी तक किसी ज़्यादा अध्ययन नहीं है प्रसाद जी के लिए। किंतु उस समय भी जो एक इमेज बनी थी प्रसाद जी की वो एकदम भारतीय पृष्ठभूमि थी, भारतीय से ओतप्रोत थी। तो जब आप आए तो हम सुनना चाहेंगे कि आज के दिन बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है भारत में, तो प्रसाद जी का क्या कौन था भारतीयता के प्रति। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उनके जो रहस्य हैं वो खोलें, उनकी परतें उघाड़ें, जिससे हम लोग प्रसाद जी को एक नए तरीके से समझ सके। और यह सही है कि आज प्रसाद जी, निराला या चिराग जैसे लोग जिन्होंने भारत गाया उनको फिर से पढ़ने की जरूरत है। आज बहुत अच्छा दौर है समझने के लिए, और खुले मन से समझेंगे तो निश्चित रूप से हमें एक नई दृष्टि मिलेगी। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर विजय बहादुर सिंह जी से कि हमें इस पर प्रकाश डालकर लाभान्वित करें। आदरणीय विजय बहादुर सिंह। सूचना प्रकाशन केंद्र के लिंगलाज दान रत्न जी, प्रमोद जी, कमलेश और आप सब यहाँ कई अध्यापक भी बैठे हैं, सुब्रा बैठे हैं, बलिया जी बैठे हैं, हमारे पुराने लोग जीवन के हमारे बड़े पुराने भक्त हैं, पुजारी जी हैं, जाली हैं, तो उन लोगों से मेरी मुलाकात होती है। असल में दो टुकड़ों में मैं बात करूँगा। एक टुकड़ा तो वो जिसका जिक्र जो कर रहे हैं उसकी मैं याद करना चाहूँगा कि किस बिहारी जी मेरे लिए क्या थे। जब उनका यहाँ सम्मान हो रहा था भारतीय भाषा परिषद में और मैं अपनी राव में कहा जा रहा था तो किसी ने कहा विषय पर बोलिए, तो मेरा वो विषय पर बोलना छूट गया था। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया। हमारे उनके कैसे रिश्ते थे इसी को एक दिन मैंने खादी का एक हरे कलर का तेरी खादी का कुर्ता पहन रखा था और मैं बीमार था। वो मुझे गणेश ताजिद के पास एक डॉक्टर है, वो अपने घर से आके टैक्सी लेके मुझे डॉक्टर को दिखाने ले गए। जब मैं भाषा परिषद में तो दिखाने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप इस तरह के कुर्ते क्यों पहनते हैं। उनको मेरा पहना हुआ जो कुर्ता था उसका रंग रूप पसंद हो। आप इससे समझ सकते हैं कि अपने घर से आकर के वो मुझे डॉक्टर क्यों दिखाने ले गए और ये भी देख रहे हैं कि मैंने क्या पहन रखा। अब इस रिश्ते को आप भी समझिए किसको किस परिभाषा में माना जाए। आवाज जो आएगी वो तो बताएंगे, बोलो, मैं तो आवाज निकाल लूंगा। असल में मैं बीए में मेरा हिंदी था नहीं, उस समय विद्यासागर कॉलेज में हिंदी थी नहीं, तो मेरे विषय थे अंग्रेजी साहित्य, इतिहास और अर्थशास्त्र। लेकिन मैंने इंटर में ही तय कर रखा था कि मुझे हिंदी में ही जीना है, मरना है। लेकिन नहीं था तो फिर नहीं था। वर्नाकुलर हिंदी थी, उसमें संयोग से मुझे अच्छे नंबर आ गए थे, इसलिए मेरे सहपाठियों में केवल
अंतिम एडमिशन का जो नंबर था 50वां कलकत्ता विश्वविद्यालय वो मेरा था, क्योंकि मेरा हिंदी नहीं था। और केशधारी से मेरी मुलाकात उसके पहले हो चुकी थी। उसका कारण इन्होंने नहीं बताया। इनके फूफा जी थे, वो मेरे सहपाठी थे, वही मुझे ले गए हरीश्वर मिश्र। और उनसे मिलने के बाद फिर मुझे केवल एक शास्त्री जी को छोड़कर वहां मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ता था विभाग में जिसको मैं अपना अध्यापक मान सकूं, और उसमें मैं सबको शामिल कर रहा हूं। इसी में आप समझ लीजिए। पता नहीं क्यों मेरे मन में ये बात थी कि अध्यापक को कैसा होना चाहिए, और मैं आपसे कहना चाहता हूं अध्यापक को किसान की तरह होना चाहिए। जैसे किसान सबसे पहले खेत तैयार करता है और कई बार की कोशिशों पे जब तैयार हो जाता है तो सबसे अच्छा बीज डालता है, फिर उसकी सिंचाई करता है, फिर उसका उगना और पनपना पकना देखता है, और उसकी खुशी रोज रोज बढ़ती जाती है। अब ज्यादातर अध्यापक चरवाहे हैं किसान में। तो मैं जिन अध्यापकों की तलाश किया करता था उसमें से एक आध तो मैंने बताया, शास्त्री जी थे तो बाद में मेरे रिश्ते रहे, लेकिन बाकी का व्याख्यान में मेरी समझ में आता था और न मेरा दिमाग समझने को तैयार। लेकिन मैं अपने पिता का इकलौता लड़का था तो वो चाहते थे कि मैं शहर नहीं छोड़ूं। तो एक साल मैं वहाँ पढ़ता रहा और एक साल तक कृष्णबिहारी जी मेरे पिताजी को समझाते रहे कि आप इन्हें भेज दीजिए बाहर, और पिताजी तैयार नहीं। लेकिन अंततः कृष्णबिहारी जी सफल हुए और पिताजी ने उनकी बात मानी, और फिर मैं सागर गया। और जब सागर गया तो उन्होंने मुझे 3 चिट्ठियां दी, 3 लोगों के लिए। वाजपेयी जी के लिए दी, और वाजपेयी जी से उनके रिश्ते ऐसे थे कि उन्होंने लिखा कि वो हमारे जो गुरु जी थे वाजपेयी जी, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कक्षा में थे, उनके शिष्य थे। तो उनको लिखा कि विजय बहादुर सिंह मेरे बहुत प्रिय लोगों में हैं, और आप अपने किसी छात्र को निजी सहायक के रूप में रखते हैं, तो फला व्यक्ति अब जाने वाले हैं, अब उनकी जगह आप इनको रख लीजिए। एकदम आदेश देते हुए लिखा था। उससे उनके रिश्ते समझ लिए। बाद में वाजपेयी जी ने मुझे रखा भी, मैं रहा भी। उनके अंतिम दिनों में मैं जब यहाँ आते थे वो, तो मैं उनके निजी सहायक के रूप में आता भी था। उनके चिट्ठियाँ देखना, उनकी कॉपियाँ जांचना, उनकी डिक्टेशन लेना, उनके आर्टिकल्स की डिक्टेशन लेना, क्योंकि वाजपेयी जी ने 50 के बाद कभी अपने हाथ से लिखना चाहा नहीं, हमेशा डिक्टेशन देते थे, लिखते नहीं थे। तो उनको किसी छात्र की जरूरत रहती थी। लेकिन अंतिम दिनों में जब मैंने कुछ लिखा तो आशीर्वाद के रूप में उन्होंने सिर्फ मुझे इतना ही कहा कि मैं जो कुछ आपको बताता हूँ आप उसके ठीक उल्टा ही लिखते हैं। वही वो मुझे सर्टिफाई करते थे। और एक बार तो ऐसा हुआ, सागर विश्वविद्यालय में मेरा एक शोध पत्र प्रकाशित हुआ, और मैंने मारी खुशी के जब वाइस चांसलर थे उज्जैन में, मैंने ले जाके उनको दिया, और दुर्भाग्य से प्रसाद जी की कामाई नहीं पर था, उन्होंने पलटा और पलट के यूं फेंका, और उन्होंने कहा कि आपको जब देखता हूं तब उठपटांग बातें ही लिखते हैं। मैंने खैर वो उठा लिया, चुपचाप खड़ा हो गया, और मैं उसे उनका आशीर्वाद इसलिए मानता रहा
कि अगर वो जो लिख चुके थे वही लिखता तो फिर मेरा क्या होता। अच्छा शिष्य वो नहीं होता जो गुरु की फोटोकॉपी करता है। परंपरा तब विकसित होती है जब गुरु ने जहां तक कह रखा है उससे अगल बगल या आगे की बात वो कहे, तब तो आपका शिष्य है, अन्यथा वह आपका अनुचर है, अनुगामी है, अंधभक्त है और परंपरा को रोक रहा है। परंपरा हमेशा विकसित होती है संवाद से, क्योंकि ये मैं देख रहा था कि शुक्ल जी जो कुछ कर रहे थे, वाजपेयी जी वहीं बैठे बैठे उनकी सारी बातों का विरोध कर रहे थे। ये मैं उनसे कह नहीं सका कभी कि जो आप कर रहे थे वही तो मैं भी कर रहा हूं। लेकिन मैं माने बैठा था कि मैं ठीक कर रहा हूं। अंतिम जो बात उन्होंने मरने से करीब 1 महीने पहले मैं जाके बैठा, जाड़े का समय था और वो कुर्सी लेके पोर्च में बैठे थे, धूप ले रहे थे, ऑफिस से लौटे थे, तो मैंने भी कुर्सी उठाई, वहाँ बैठ गया सामने। अचानक उन्होंने मुझसे कहा कि अब मैं ऐसी आलोचना लिखना चाहता हूँ जैसे शुक्ल जी ने ब्रह्मविस्तार की भूमिका में लिखा। तो मैं दंग रह गया। तो मैंने कहा तो कुछ नहीं, मैं सुनता रहा उनको। तो मैंने कहा कि आप तो शुक्ल जी की आलोचना की शैली के और उनके विचारों के निरंतर खिलाफ जाकर लिखते रहे। आज आप कह रहे हैं कि जैसा शुक्ल जी ने ब्रह्मविस्तार में लिखा है उसकी भूमिका में, मैं वैसी आलोचना लिखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आलोचना के लिए जरूरी है एक बहुत संतुलित विवेक सम्मत निर्णय, और दूसरी चीज जरूरी है कि आप वस्तु पक्ष के साथ साथ कला पक्ष का भी विश्लेषण और विवेचन कर सकते हैं कि नहीं। फिर उन्होंने मुझे संबोधित करके कहा, आपने देखा नहीं शुक्ल जी ने सूर्य के वस्तु पक्ष के साथ साथ उनके कला पक्ष को भी बहुत व्यवस्थित ढंग से रखा। वही पूर्ण आलोचना वही। आजकल आपके नामवर सिंह है ना इस प्रकार, और आप खुद हैं, आप लोग लिखते लिखते ऐंठ जाते हैं। तो मैंने लिख भी दिया। तो मेरा मतलब ये है कि इस तरह से, लेकिन उनसे मुझे बहुत सीखने को मिला, और ये मैं सबके सामने कहता हूँ कि मैं विजय बहादुर सिंह हो ही नहीं पाता अगर कलकत्ता रह गया होता तो। इसका ये मतलब नहीं है कि कलकत्ता में रहना कोई अपराध है, लेकिन कभी कभी कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनके लिए खास प्रकार की मिट्टी की जरूरत पड़ती है। मेरे लिए शायद यहाँ की मिट्टी काम लायक नहीं थी, इसलिए मैं चला गया। लेकिन वो तो क्योंकि इसी आबोहवा में पला पलता हूँ। दूसरी बात ये कि मेरे जीवन में मेरे गुरु वाजपेयी जी के अलावा जो और लोग रहे जिन्होंने मुझे रचा। इसलिए कोई पूछता है कि आपके कितने गुरु हैं, तो मैं कहता हूँ उनके बाद मेरे सबसे बड़े जीवन और साहित्य को समझने में जिन लोगों ने कोशिश में मेरी मदद की, उसमें सबसे बड़ा नाम नागार्जुन का। नागार्जुन पर मेरी 4 किताबें, नागार्जुन पर मेरी 4 किताबें, और जिसके कारण मैं आलोचक के रूप में माना गया वो नागार्जुन की किताब है। ये तो अभी प्रसाद जी वाली किताब तो अब मैं जब विचार हो गया तब मैंने, मेरी पहली किताब जो है नागार्जुन का रचना संसार, ये 79 में आई थी, और उस किताब से लोगों ने माना, राम विलास जी ने, नामवर जी ने, यहाँ एक लड़का और खड़ा हो गया, और जीवन को समझने में, व्यवहार को समझने में, समाज को समझने में
उसके साथ व्यवहार करने में, ये सब मुझे नागार्जुन ने सिखाया। और दूसरा नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। नागार्जुन मेरे यहाँ 27 साल तक रहे। उन 27 सालों पर मेरी एक किताब ही है, नागार्जुन संवाद, वाणी प्रकाशन से। भवानी प्रसाद मिश्र और नागार्जुन दोनों पोल से पार्ट थे। एक गांधीवादी भयंकर, दूसरा भयंकर मार्क्सवादी। और दोनों का मुझ पर इतना विश्वास कि अगर दोनों एक दूसरे की शिकायत करना चाहते थे तो मेरे माध्यम से पहुंचाते थे। तो एक बार मेरे गुरु एक और थे, डॉक्टर शिव कुमार मिश्र। उन्होंने गुस्से में मुझे कहा कि तुम्हारी संदिग्धता इसी बात में है कि तुमको दो अलग अलग ध्रुवों के कवि अपना मानते हैं। तो मैंने कहा विश्वसनीयता उनकी खराब है कि मेरी थी? ये तो उनसे पूछा जाना चाहिए तो दोनों मुझे क्यों माने। और मैंने दोनों पर काम किया है। मैंने रचनावली भवानी प्रसाद जी मिश्र की, भवानी प्रसाद जी मिश्र की जितना उनकी मृत्यु के बाद का सारा काम है वो मेरा है। दुष्यंत कुमार की मृत्यु के बाद सारा काम मेरा है। ये तो मेरे गुरु जी थे जिन पर तो मेरा काम था। तो इसलिए ये सब कुछ मैंने किया, इसलिए कि जिससे मेरा एरिया ज़्यादातर आप जान लें कि मैं किस एरिया में काम करता हूँ। कुछ उपन्यासों पर किया है, कुछ कवियों पर किया है। नाटक पर मैं काम नहीं कर सका। कहानियों पर मुश्किल से 2-3 कहानीकारों पर मैंने काम किया है। इतिहास पर काम बिल्कुल नहीं किया है। तो इसलिए बहुत थोड़ा सा काम मैंने किया है। कुल मिला के मेरी 50 किताबें हैं, तो वो कोई मतलब नहीं। इसलिए यहाँ अश्विनी ने, जो मेरे साथ भाषा परिषद में था, उसने मुझसे पूछा कि आपकी कितनी किताबें बचेंगी। तो मेरे मुंह लगा था, अभी भी लगा हुआ है। तो उसने मुझे कहा कि आपकी कितनी किताबें बचेंगी। ये 2010 में पूछा उसने। तो मैंने गिन के बताया कि मैंने कहा मुश्किल से 4 किताबें मेरी बचेंगी। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।